आज मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कीमती ह्यूमन ऑर्गन के बारे में बोलने के लिए, जिसका नाम है द लंग्स या फिर फेफड़े। लंग्स एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे स्ट्रेच कर कर खींचे तो यह एक टेनिस कोर्ट की साइज तक का लंबा हो सकता है। लेकिन जब भी लोग एक्सपोज होते हैं, कुछ ऐसे वातावरण में आते हैं जहाँ पर टॉक्सिक गैसेस, पॉइजनस गैसेस, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण और टोबैको स्मोकिंग हो रही हो, तो ये अफेक्ट होते हैं हमारे लंग्स को। और लंग्स में अफेक्ट होने के बाद हमारे लंग्स की एयरवेज की जो साइज होती है वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है और इसके बाद लोगों में पाया जाता है COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब विश्व भर में COPD डे नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। COPD डे को हर साल तीसरे बुधवार को ही क्यों मनाया जाता है, तो आइए जाने ये इंटरेस्टिंग रीजंस व्हाई COPD डे सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर एवरी थर्ड वेडनेसडे। पहला रीजन है कोल्ड वेदर सीजन की शुरुआत। कई देशों में नवंबर में ठंड बढ़ने लगती है, जिसके कारण COPD वाले पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर इस समय हम जागरूकता बढ़ाए, पेशेंट्स को बताए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड रीजन है हेल्थ कैलेंडर कैंपेन में परफेक्ट फिट। नवंबर में पहले ही रेस्पिरेटरी कैंपेन्स हो चुके होते हैं, जैसे कि लंग्स कार्सिनोमा का अवेयरनेस। तो इससे अगर आप COPD के बारे में भी लोगों को अवेयर करेंगे तो ये लोगों के लिए बेहद आसान और सिग्निफिकेंट रहेगा। थर्ड रीजन है मिड वीक को ही चुनने का कारण। क्यों वेडनेसडे ही चुना जाता है COPD डे को मनाने के लिए, ना कि सैटरडे, मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, बाकी दिन को नहीं चुना जाता? तो इसका कारण है अस्पताल में, मेडिकल कॉलेजेस में, NGOs में और हेल्थ केयर वर्कर्स में वेडनेसडे सक्रिय माना जाता है होते हैं। और वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो या फिर मंडे हो, सोमवार हो, तो उस दिन हर जगह भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, तो ये अवेयरनेस की कैंपेन एक्टिविटी स्मूथ नहीं हो पाती है। अब जाने थीम ऑफ COPD डे 2025। तो थीम इज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, थिंक ऑफ COPD। COPD डे किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ऑरेंज रिबन से। क्यों ऑरेंज कलर सिर्फ? तो ऑरेंज रंग ब्रीदिंग और एनर्जी का प्रतीक होता है। ये दिन क्यों मनाते हैं COPD? तो COPD अभी बन चुका है थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। ये मेजर कॉज है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का। 400 मिलियन केसेस पाए गए COPD के वर्ल्ड वाइड, उसमें से 30 मिलियन केसेस हमारे इंडिया में पाए गए हैं। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें COPD हो रहा है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं पाए जाते। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू COPD क्या है वो जानें, COPD में क्या लक्षण आते हैं वो जानें, COPD को कैसे रोकथाम करना है, कैसे प्रबंधन के महत्व है वो सब जानें, प्रिवेंशन कैसे करना है। आइए जानें ये सब एक एक करके इन पर प्रकाश डालते हैं। पहला टॉपिक, व्हाट इज COPD? तो COPD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये वर्ड जो क्रोनिक है, इसका मीनिंग क्या है? तो क्रोनिक का मीनिंग होता है लंबे समय तक। लंबे समय पर कितना लंबे समय? तो क्रोनिक इज इक्वल टू 3 मंथ्स और मोर देन 3 मंथ्स। तो COPD एक लॉन्ग टर्म एयरवे डिजीज है, लंग्स की डिजीज है, जो हमारे लंग्स की एयरवेज को डैमेज या सूजन की वजह से ब्लॉक करती है, ब्लॉक हो जाती है। इससे पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, इससे पेशेंट्स को खांसी होती है, लंबे समय तक खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और थकान जल्दी होती है। सेकेंड टॉपिक, कॉजेज ऑफ COPD। तो स्मोकिंग टोबैको इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ COPD। धूम्रपान करना, स्मोकिंग। तो रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है, जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनका स्मोकिंग एक्सपोजर से नापा जाता है। तो स्मोकिंग एक्सपोजर नापने के लिए पैक ईयर्स में नापा जाता है। तो ये पैक ईयर का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। पैक ईयर्स इज इक्वल टू आप कितना सिगरेट का पैकेट स्मोक कर रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई कीजिए कितने साल तक स्मोक कर रहे हैं। इससे 10-20 पैक ईयर से अगर ज्यादा आए तो COPD होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड रीजन, धुआं।
वो भले कोई भी धुआं हो, घर का धुआं, पॉल्यूशन, डस्ट एक्सपोजर। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही हो, तो उस एनवायरनमेंट में भी सीओपीडी होने का खतरा रहता है। स्मोकिंग, टोबैको, डस्ट एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन, केमिकल फ्यूम्स। जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, केमिकल के एक्सपोजर में आते हैं कॉन्स्टेंटली, उनको भी सीओपीडी होने का खतरा रहता है। थर्ड हेडिंग, सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी। आप सीओपीडी को कैसे पहचानेंगे, क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे? तो पहला है बार बार सांस चढ़ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, धीमी धीमी सांसें लेना, चेस्ट, छाती भारी लगना, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट हैवीनेस, लंबे समय तक खांसी रहना, कफ निकलना, बोलने में दिक्कत होना, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भी हाफ चढ़ जाना, और जिसे डिस्पनिया कहते हैं। फिर क्रोनिक कफ रहना, फ्लैग्मेटिक कफ जिसे कहते हैं, कफ की खांसी करते करते कफ निकलना, मॉर्निंग में एग्रावेशन होना, मॉर्निंग में ज्यादा खांसी होना, ये सब लक्षण है। फोर्थ, प्रिवेंशन ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी से बचाव संभव है। कैसे करना है बचाव? पहला, स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए, स्मोकिंग तुरंत छोड़ दीजिए, पोल्यूशन से बचकर रहिए, मास्क का यूज करिए, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और अगर आप इन सब में से कोई भी सिम्टम्स अगर आप पा रहे हैं, जो भी सिम्टम्स मैंने बताए पहले, उसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लग रहा है आपको हो या आपके आसपास फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ग्रुप किसी को भी हो, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। फिफ्थ टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी। सबसे पहले तो आपको जो डैमेज हुआ है उसको स्टॉप करना है, स्टॉप द डैमेज। सेकेंड, स्टॉप स्मोकिंग टोटली, स्टॉप टोबैको स्मोकिंग। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है जो इंडिया में देखा गया है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग का अर्थ होता है जो लोग स्मोक नहीं करते हैं पर वो उस एरिया में जा रहे हो जहां कोई दूसरा स्मोक कर रहा हो और वो स्मोकिंग आप ले रहे हो आपके अंदर, दैट इज सेकेंड हैंड स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। इंडिया में देखा गया है जो औरतें 50 to 60 ईयर्स, 50 से 60 साल की औरतें जो होती है, जो अपने घर में वुड, लकड़ा यूज करती है खाना पकाने के लिए, टू कुक फूड, और वो अचानक से बीमार पड़ती है, फिर वो अस्पताल जाती है बुखार की कंप्लेंट में, लेकिन उनका एक्सरे में पाया जाता है उनको तो स्मोकर्स लंग है। जिन्होंने कभी पूरी लाइफ भर में स्मोकिंग नहीं की हो, फिर भी उनके लंग्स की जांच होती है, पाया जाता है उन्हें स्मोकर्स लंग है। तो ये सेकेंड हैंड पैसिव स्मोकिंग से आप बचिए, उस एरिया में मत जाइए जहां पे स्मोकिंग हो रही हो, या फिर अगर जा रहे तो वो इंसान को बोलिए, वो भैया, अंकल, दादा को बोलिए कि वो स्मोकिंग ना करे और उनको समझाइए, आप अवेयर करिए कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं अंकल तो आपको क्या क्या हो सकता है, उन्हें बताइए, ताकि वो जहां जाए वो उनकी फैमिली में स्प्रेड करे कि स्मोकिंग नहीं करना है, वो जिन्हें बोल रहे हैं वो उनकी फैमिली में स्प्रेड करे कि स्मोकिंग प्लीज मत करिए। इस तरह हम स्मोकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। अदर थिंग, इनहेलर्स, मेडिकेशंस, पल्मोनरी रिहैब्स बहुत ही यूजफुल होते हैं सीओपीडी के ट्रीटमेंट में, जो आपको डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे। सीवियर केसेस को मैनेज करने के लिए प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशंस अवेलेबल है, वैक्सीन ऑफ इन्फ्लुएंजा, वैक्सीन ऑफ निमोनिया, और कोरोना के टाइम पे कोविड-19 की वैक्सीन। और कोरोना क्राइसिस में, कोविड क्राइसिस में, कोरोना में देखा गया कि सीओपीडी पेशेंट्स को कोरोना हो गया। जिस पेशेंट्स के लंग्स ऑलरेडी वीक है उन्हें इन्फेक्शन के दौरान और भी लंग्स वर्स हो सकते हैं। सीओपीडी के पेशेंट्स में कौन कौन सी ऑक्सीजन सपोर्टिंग डिवाइसेस, मशीन्स, इनहेलर, नेबुलाइजेशन यूज होते हैं हम जानेंगे, जो हॉस्पिटल्स में हम यूज करते हैं। तो पहला है ब्रीदिंग सपोर्ट एंड डिवाइसेस। उसमें फर्स्ट है नेजल कैन्यूला। ये देखिए, नेजल कैन्यूला या प्रॉम्स, इसके पार्ट्स के बारे में जाने तो फर्स्ट है ये नेजल कैन्यूला या प्रॉम्स, जिसे हम पेशेंट के नोस्ट्रिल में इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। सेकेंड है ट्यूबिंग पार्ट। ट्यूबिंग मेनली ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ये आप देख सकते हैं। थर्ड होती है एडजस्टेबल स्ट्रिंग। इसको हम एडजस्ट करते हैं पेशेंट के फेस के साथ, जैसे पेशेंट का फेस हो उसे एडजस्ट करिए और ये प्रॉम्स पेशेंट के नोस्ट्रिल में डाल दीजिए। फोर्थ होता है कनेक्टर।
ट्यूब कनेक्टर, जो कि हम पेशेंट को लगाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कनेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ये वाला पार्ट कनेक्ट करेंगे। अब जानेंगे ये नेजल कैन्युला की ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी। तो एक नेजल कैन्युला की ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी होती है नॉर्मली 4 to 5 लीटर्स पर मिनट। आप 4 to 5 लीटर्स पर मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन इसमें डिलीवर नहीं कर सकते। ये यूज होता है हाइपोक्सिया के पेशेंट्स में, सीओपीडी के पेशेंट्स में, एस्थमा के पेशेंट्स में। अब इसकी एडवांटेजेस के बारे में जाने तो एडवांटेजेस है, फर्स्ट लाइट वेट, इट इज वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट वेट होता है, इजी टू कैरी होता है। सेकेंड, पेशेंट को थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता है, पेशेंट इजीली खाना पीना खा सकते हैं। थर्ड, सफोकेशन, इसमें बिल्कुल भी सफोकेशन यानी कि घबराहट पेशेंट को फील नहीं होगा ये लगाने के बाद। सेकेंड डिवाइस है सिंपल फेस मास्क। थर्ड डिवाइस है वेंचुरी फेस मास्क। अब एक सिंपल फेस मास्क और वेंचुरी फेस मास्क में डिफरेंस क्या होता है? तो वेंचुरी फेस मास्क में वेंचुरी वाल्व आता है। ये वेंचुरी वाल्व डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। अब डिफरेंट कलर्स के वाल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कलर का वाल्व प्रोवाइड करेगा 2 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट, व्हाइट कलर का वाल्व प्रोवाइड करेगा 4 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट, ऑरेंज कलर का वाल्व प्रोवाइड करेगा 6 लीटर्स ऑक्सीजन पर मिनट, रेड कलर का ऑक्सीजन वाल्व प्रोवाइड करेगा 10 लीटर्स ऑक्सीजन पर मिनट, और ग्रीन कलर का 15 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ होता है नॉन ब्रीदर मास्क, जो गंभीर पेशेंट्स में यूज किए जाते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट अस्पतालों में। जानेंगे ब्रीदिंग सपोर्ट मशीन्स, जो सांस चलाने वाली मशीनें होती है। उसमें पहला है बाईपैप मशीन, सेकेंड सीपैप मशीन जिसमें कंटिन्यूअस प्रेशर होता है, थर्ड वेंटिलेटर मशीन्स हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं। हम सिखाएंगे नेबुलाइजर मशीन के द्वारा नेबुलाइजर कैसे दिया जाता है। ये है नेबुलाइजर मशीन और ये हमने अटैच किया नेबुलाइजर देने के लिए इसका एरोमिस्ट। फिर हमको करना है इसको प्लग लगाया, कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं एरोमिस्ट। फिर हम इसको खोलना है यहाँ से। कभी इसको ऊपर से ऐसे दवाई नहीं डालना है, इसको पहले हम खोलेंगे, फिर अच्छे से चेक करेंगे, फिर इसमें डालेंगे दवाई, ये है डियोलिन। फिर हम ये मास्क को फिट करेंगे, खत्म हो गया पहले। फिर हम मशीन का स्विच ऑन करेंगे। अब हमको देखना है कि इसमें से फोम निकलता है कि नहीं निकलता है। जब इसमें से फोम निकलेगा तभी हमको पेशेंट को ये लगाना है। ये लगा के हमको चेक करना है और अच्छे से इसको फिट करना है, और पेशेंट को बोलना है कि जब हम ये चालू करते हैं ना तो उनका मुंह खुला रखे। इसका बना दो उसको। इनहेलर्स यूज्ड इन सीओपीडी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको इनहेलर कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। हर घर में पाया जाता है अब इनहेलर। ये आप इनहेलर लाएंगे मार्केट से, इस प्रकार से आएगा और उसमें एक अंदर लीफलेट भी दिया जाएगा कि कैसे आपको उनको यूज करना है और किस बातों को अवॉइड करना है। लीफलेट, ये है इनहेलर। पहले जान लीजिए इनके पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है कैनिस्टर, इसे कैनिस्टर कहते हैं, मेटल वाला पार्ट। सेकंड एक्चुएटर, ये एक्चुएटर है। थर्ड डोज काउंटर, इसमें डोज लिखा होता है, देख सकते हैं आप, इसमें 200 लिखा हुआ है ग्रीन कलर में। फोर्थ पार्ट माउथ पीस, ये माउथ पीस है। फिफ्थ पार्ट कैप ऑफ माउथ पीस, ये माउथ पीस का ढक्कन है। ये आपका इनहेलर डोज काउंटर के साथ अवेलेबल है। ये डोज काउंटर क्या बताता है? ये डोज काउंटर ये दर्शाता है कि आपकी इनहेलर में कितने पफ्स बाकी रह गए हैं। जैसे जैसे आप ये इनहेलर का यूज करते जाएंगे वैसे वैसे डोज काउंटर में गिनती उल्टी होती जाएगी।
याद रखें ये डोज काउंटर की गणना हर बार की जाएगी, जैसे जैसे आप इन्हें यूज करते जाएंगे। ये डोज काउंटर की गणना 20 के अंतराल से की जाती है। मतलब ये जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में 200 लिखा हुआ आएगा। जैसे जैसे आप यूज करेंगे 200, 180, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20 एंड लास्ट में 0 आएगा। ये कैसे पता लगेगा कि अब आपका इनहेलर समाप्त हो रहा है? तो ये डोज काउंटर पे जब नंबर 40 आ जाएगा तब आपका इनहेलर का डोज काउंटर पे रंग हो जाएगा ग्रीन टू रेड, ग्रीन से लाल हो जाएगा। यह बात इस बात का इशारा करेगा कि अब आपको नया इनहेलर लेने की आवश्यकता है, या फिर आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपको आवश्यकता है या नहीं। अब जब डोज काउंटर पे 0 दिखाई दे, इसका मतलब है इसमें कोई भी दवाई अभी बाकी नहीं है। दवा खत्म होने पर भी अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो याद रखिए कोई भी दवा का खुराक आपके अंदर नहीं जा रहा है, इसे इनहेलर बदलने की आवश्यकता है। इनहेलर को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले किस बातों का ध्यान रखना है? तो फर्स्ट इनहेलर का माउथ पीस से ढक्कन हटाइए, फेस से इनहेलर को दूर रखिए और हवा में दो पफ छोड़ दीजिए हिलाने के बाद। यदि आपने एक सप्ताह से ज़्यादा समय से अपने इनहेलर को यूज नहीं किया है तो उसे अच्छी तरह हिलाइए और हवा में एक पफ छोड़िए। अपने इनहेलर को उपयोग कैसे करें? तो यूज करने के लिए सबसे पहले ये वाला पार्ट माउथ पीस का कैप निकाल दीजिए, इसे अच्छी तरह से शेक करिए, हिलाइए। माउथ पीस साफ है ये बात देख लीजिए। उसके बाद माउथ पीस वाला पार्ट अपने मुंह में रखिए दांतों के बीच में और उसके चारों ओर से होठ से बंद कर लीजिए। याद रखिए आपको इसे ज्यादा जोर से ना दबाएं, ध्यान रखिए। इनहेलर यूज करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन से कार्य नहीं करने हैं। इनहेलर को कभी भी आंखों में स्प्रे ना करें। दूसरा, इनहेलर के मीटर डोज के साथ छेड़खानी ना करें। तीसरा, बताई गई डोज की मात्रा से अधिक डोज आप खुद ना लें, डॉक्टर की एडवाइस लें। और ये इनहेलर खाली हो जाने पर ना इसे पंक्चर करें, ना इसे जलाएं, क्योंकि इसमें दबाव होता है। और इनहेलर को बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। Please like, share, subscribe and comment my videos and scan here for more videos.